हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.94 पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुन लें। अ हैवी राउंड लॉग इज सस्पेंडेड एट द एंड्स ऑफ टू रोप्स so that the distance between the points of suspension of the ropes is equal to the diameter of the log. The length of each vertical segment of the ropes is L. The period T of a small oscillations of the system in a vertical plane perpendicular to the log is. यानी क्या है प्रॉब्लम, देखें एक बार इस चित्र से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक लॉग गिवन है जिसका फ्रंट व्यू आप देख पा रहे हैं, यानी लॉग को इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड रखा गया है कुछ इस तरह से, और आप उसका फ्रंट व्यू देख पा रहे हैं। दो रोप्स की मदद से इस लॉग को इस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम में रखा गया है और दोनों रोप्स का लेंथ बिल्कुल इक्वल है। यह बताया गया है इस प्रॉब्लम में कि रोप्स को ऐसे बांधा गया है कि इन रोप्स के इस लॉग के साथ कांटेक्ट पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कराया जाए तो आप इस लॉग के डायमीटर के लाइन क्रिएट कर पाएंगे। कुछ इस तरह का चित्र मैं इस क्वेश्चन के लिए बना सकता हूं। अब हमें यह बोला गया है कि जिस ओरिएंटेशन में लॉग को रखा गया है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, यानी आप इस बोर्ड के प्लेन को मान सकते हैं वो प्लेन। इस बोर्ड के प्लेन में अगर मैं इस लॉग को स्मॉल ऑसिलेशन करवाऊं तो हमें बताना है कि उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। अब ध्यान दें, रोप्स की बात कही गई है। हम जानते हैं कि रोप्स इलास्टिक की तरह एक्सटेंसिबल नहीं होती हैं। रोप्स इनएक्सटेंसिबल हैं, उन्हें खींचा नहीं जा सकता है। ये मानते हुए अगर मैं इसके मोशन को समझने की कोशिश करूं तो दो बातों से हम इनिशिएट कर सकते हैं और हमें फिर कंक्लूजन निकालना होगा कि उनमें से सही अप्रोच क्या है। पहला कि इस लॉग को अगर मैं इस पोजीशन से ऑसिलेशन कराऊं तो पहला एस्पेक्ट स्टूडेंट के माइंड में यह आ सकता है कि यह लॉग रोटेट होता हुआ एक नए ओरिएंटेशन तक पहुंचेगा। अब मान लीजिए कि रोटेट होते हुए यह लॉग एक नए ओरिएंटेशन तक पहुंच रहा है, तो उस नई पोजीशन में इस लॉग को किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, एक बार आप उसे समझें। मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट कुछ इस नई पोजीशन पर आ गया है, तो इस नई पोजीशन को सेंटर मानते हुए इस लॉग का नया ओरिएंटेशन मैं कुछ इस तरह से शो कर रहा हूं। आप ध्यान देते रहें। डायग्राम अप टू मार्क नहीं होगा, बट आप कोशिश करें समझने की। इसे नया सेंटर मानते हुए अब अगर मैं ये मानूं कि रोटेट होता हुआ ये लॉग यहां तक पहुंचा है, तो डेफिनेटली जो डायमीटर है वो पहले हॉरिजॉन्टल था और अब इस तरह से कुछ डिग्री हॉरिजॉन्टल से मूव कर गया होगा। आप ये समझ सकते हैं कि अगर इसे एक रोटेशन का केस माना जाएगा तो जो डायमीटर है वो भी हॉरिजॉन्टल से शिफ्ट होकर कुछ डिग्री घूम जाएगा। अब यहां पर ध्यान दें कि अगर इस लॉग का डायमीटर जिसके दोनों टर्मिनल स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, यानी मैं कहना चाहता हूं कि अब ये वाला टर्मिनल स्ट्रिंग का इस पॉइंट पर आ गया है और ये जो दूसरा टर्मिनल है वो कुछ इस पॉइंट पर शिफ्ट हो चुका है। अगर रोटेट होता हुआ ये लॉग इस पोजीशन पर आया है और इस तरह की नई पिक्चर क्रिएट हो रही है, तो यहां पर एक पॉइंट डाउटफुल बनता है कि अपर पोजीशन जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा रही है वो अभी भी हॉरिजॉन्टल है और ये डायमीटर कुछ इस तरह से टिल्ट हो गया है, हॉरिजॉन्टल से कुछ डिग्री एंगल बना रहा है। यानी अब जो ज्योमेट्री आपको दिख रही है, इन दोनों स्ट्रिंग्स जो यूज की जा रही हैं, इन दोनों रोप्स और इस डायमीटर और इस टॉप लाइन को यूज करके वो ज्योमेट्री अब एक पैरेललोग्राम नहीं रहेगी। ये क्लियर है। अब समझे बात को कि पहले जब ये लॉग बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन में था तो डायमीटर के दोनों टर्मिनल और इन दो टॉप पॉइंट्स को मिला के एक रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा था, जो कि अब एक पैरेललोग्राम भी नहीं रह गया है। आप देख पा रहे हैं कि ये साइड अभी भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये साइड कुछ डिग्री टिल्ट हो गई है हॉरिजॉन्टल से। अब ये पिक्चर एक पैरेललोग्राम भी नहीं रह गया है। और इस डायग्राम में एक दूसरी बात जो दिखाई दे रही है वो ये है कि एक
रोप की लेंथ को अब कम दिखाया जा रहा है जबकि एक रोप की लेंथ को ज्यादा, तो ये क्लियर हो जाता है कि ऐसी रोप्स जो कि इनएक्सटेंसिबल थी वो ऐसा ओरिएंटेशन कैसे दे पाएंगी, इस तरीके का चेंज कैसे दे पाएंगी कि उनकी लेंथ कम ज्यादा हो जाए, अनइक्वल हो जाए। क्वेश्चन में ये मेंशन है कि दोनों रोप्स एल लेंथ की हैं, तो इस तरह की कंडीशन को क्रिएट करना एक गलत अप्रोच होगी इस सवाल के लिए। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये लॉग रोटेट करके इस पोजीशन से अपनी नई पोजीशन तक तो नहीं जाने वाला है। अब अगर हम इस डायग्राम को एक बार फिर से क्रिएट करें कुछ इस तरह से कि ये इस लॉग का इनिशियल ओरिएंटेशन है, स्ट्रिंग्स उसी तरह से फिर से एक बार मैं बांध रहा हूं जैसे पहले बंधी हुई थी। एक रोप को इस टर्मिनल पे बांधा गया है, एक रोप को सेकेंड एक्सट्रीम पे बांधा गया है, और ये क्वेश्चन में गिवन है कि रोप्स के दोनों टर्मिनल इस लॉग को जहां पर टच कर रहे हैं उससे डायमीटर बन रही है। ये टॉप टर्मिनल्स बिल्कुल एक ही लेवल पे है, यानी ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल है। अब ध्यान दें, एक दूसरी सिचुएशन में अगर मैं इस लॉग को स्मॉल ऑसिलेशन कराने के लिए जब नई पोजीशन तक लाऊं तो यह भी एक तरीका हो सकता है जिससे इस नए डायग्राम को क्रिएट किया जाए। इस पर ध्यान दें आप लोग। मैंने ये मान लिया है कि ये लॉग मूव होता हुआ इस कंडीशन पर आ गया है और अब इस नई कंडीशन में इसका जो सेंटर है वो इस पोजीशन पे मैं शो कर रहा हूं जबकि पहले ये यहां पर था, और मैं ये मान लूं कि ये लॉग इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ट्रांसलेट करते हुए आया है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं इसके डायमीटर को इस पोजीशन पर भी हॉरिजॉन्टल शो कर पाऊंगा, और तब वो दो टर्मिनल्स जो लॉग और स्ट्रिंग में कॉमन है वो टर्मिनल कुछ इस तरह से पिक्चराइज किए जाएंगे। इस पर आप ध्यान दें, मैं इसको क्रिएट कर रहा हूं, लाइनें अप टू मार्क नहीं बन पा रही, बट आप लोग समझें, आप इस बात को समझ सकते हैं बेहतर। सो अब मैंने इस चित्र के कंपैरेटिवली इस चित्र में इस लॉग को ट्रांसलेशनल मोशन करते हुए एक लेवल से दूसरे लेवल तक शिफ्ट किया है। सो रोटेशन के केस में जो नॉन वैलिडिटी डेवलप हो रही थी, जो वायोलेशन हो रहा था कंडीशन का, क्या इस केस में भी हो रहा है? एक बार देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये डायमीटर जो इस पोजीशन पे थी अब शिफ्ट होके इस पोजीशन पे आ गई है, लेकिन अभी भी मैंने इसे हॉरिजॉन्टल रखा है क्योंकि मैं ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द लॉग की बात कर रहा हूं। अब ध्यान दें, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये अपर लाइन भी हॉरिजॉन्टल है, और दोनों स्ट्रिंग एक बराबर एंगल घूम करके बिल्कुल पैरेलल अभी भी मेंटेन्ड है। सो स्ट्रिंग्स दोनों पैरेलल हैं, ये टॉप लाइन बॉटम लाइन के पैरेलल है, यानी जो डायग्राम पहले एक रेक्टेंगल के रूप में देखा जा रहा था अब एक पैरेललोग्राम के रूप में देखा जा रहा है। यानी हम क्लियरली कह सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि इन स्ट्रिंग्स की लेंथ में हमने किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है। यानी इस डायग्राम के द्वारा हम स्ट्रिंग की लेंथ के कांस्टेंट रहने को, रोप्स की लेंथ कांस्टेंट रहने को, रोप्स के इनएक्सटेंसिबल होने को जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन अपने इस डायग्राम में हम इसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इतने डिस्कशन से ये तो कंफर्म हो जाता है कि इस प्रोसेस में इस लॉग को अगर इस लॉग के ओरिएंटेशन के परपेंडिकुलर प्लेन पे चलाना है तो चलाना ट्रांसलेशनल मोशन के अंडर होगा, हमें इसे रोटेट नहीं कराना होगा। यानी ये लॉग ट्रांसलेट करता हुआ इस पोजीशन तक आएगा। अब अगर ये ट्रांसलेट करता हुआ इस पोजीशन तक आया है तो इसकी डायनेमिक्स कैसे लिखी जाएगी, एक बार उस बात को समझें। मान लीजिए एक हल्का सा इंपल्स देके जितने डिग्री इस स्ट्रिंग को वर्टिकल से मूव कराया गया है वो थीटा है, तो इस एंगल के थीटा होने की कंडीशन में लॉग पर लगने वाले वेट के द्वारा डेवलप होने वाले टॉर्क को कैलकुलेट करें। आप यहां पर ध्यान दें कि जब इस लॉग को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट किया जाएगा तो ग्रेविटी एक फोर्स होगा जो इसको दोबारा इसकी एक्चुअल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। यह बिल्कुल क्लियर है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस से मिलने वाले टॉर्क की मदद से ये लॉग अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। सो जैसे एसएचएम में हम हमेशा करते हैं, हम टॉर्क की इक्वेशन लिख करके एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही इस प्रॉब्लम में भी हम एक इक्वेशन बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझें कि हम ये समझ गए हैं कि ये रोटेट नहीं हो रहा है, ये ट्रांसलेशनल मोशन के अंडर चल रहा है और एंगुलर
एसएचएम का एग्जाम्पल है। आप ये समझ सकते हैं कि इसे एक एंगुलर एसएचएम का एग्जाम्पल माना जा सकता है। सो अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो सभी पार्टिकल की वेलोसिटी को ओमेगा से कनेक्ट करने वाला रेडियस वेक्टर कौन है, हमें ये जानना होगा। तो समझें, अगर ट्रांसलेशनल मोशन करते हुए ये लॉग इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ रहा है तो हर पॉइंट के लिए एक रेडियस वेक्टर डिफाइन किया जा सकेगा। अब यहां पर आप ध्यान दें कि ये टर्मिनल जो लॉग और इस रोप को कनेक्ट कर रहा है, इसके लिए वेलोसिटी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। आप ये देख पा रहे हैं कि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन करेगा तो ये लेंथ वेक्टर इसके लिए एल का रोल प्ले करेगा। और ठीक इसी प्रकार हर पार्टिकल के लिए एक करस्पॉन्डिंग एल वेक्टर होगा। आप ये बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी अगर v है तो ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर इस लॉग के हर पार्टिकल की वेलोसिटी v होगी। सो अगर हम इस लॉग के वेट के द्वारा लगने वाले फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो हम इस सेंटर ऑफ मास पर इस एल लेंथ के करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रिंग इमेजिन करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं कंप्लीट मास को इसी एल लेंथ से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि यह बोला जा सकता है कि इस लॉग का हर एलिमेंट्री पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो एक बराबर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्रिएट कर रहा है। सभी की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, तभी ये ट्रांसलेशनल मोशन की कैटेगरी में आ रहा है। सो अगर सेंटर ऑफ मास के लिए इस एल लेंथ को कंसिडर करके इसके डिस्प्लेसमेंट के बेस पे इसके टॉर्क को लिखा जाए mg के लिए, तो कैसे लिखा जाएगा आप समझें। हम मान ले रहे हैं कि लॉग को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक शिफ्ट करने पर जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ गया है, तो mg के टॉर्क को लिखा जाएगा mg इंटू ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। और आप क्लियरली समझते हैं कि इसके l और इस एंगल के थीटा होने की कंडीशन में इसे l साइन थीटा होना चाहिए। अब इक्वेशन को एसएचएम पैटर्न में कैसे लिखा जाएगा उसको समझें। मैंने एक टॉर्क दे करके, टॉर्क जो मैंने इसे प्रोवाइड किया है, आप इस एरो से समझ सकते हैं कि उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर है। सो मेरे द्वारा दिए गए इंपल्सिव टॉर्क से मोशन स्टार्ट हुआ, मैंने एक इंपल्सिव टॉर्क दिया और अब किसी इंस्टेंट टी पर जब ये थीटा डिग्री घूम गया तो इसकी डायनेमिकल इक्वेशन को डायरेक्ट मैं लिख पाऊंगा सपोर्टिंग टॉर्क जो कि 0 है। हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है ये मेरे द्वारा दिए गए इंपल्सिव टॉर्क से चल रहा है। जब तक इसमें एनर्जी होगी ये चलेगा, फिर स्टॉप हो जाएगा। सो सपोर्टिंग टॉर्क कोई नहीं है, लेकिन mg के द्वारा जो टॉर्क मिल रहा है अगर हम उसके ओरिएंटेशन को देखें तो वो इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। सो उसे मैं माइनस mg इंटू एल साइन थीटा से शो करूंगा और ये नेट टॉर्क इक्वल होना चाहिए आई एल्फा के। यहां पर आप ध्यान दें, मैं हर पार्टिकल के लिए अलग अलग टॉर्क निकाल के अगर जोड़ता तो भी एक्सप्रेशन ऐसा ही आता। आप समझ सकते हैं कि ये ट्रांसलेशनल मोशन है, तो इसके किसी भी मास के लिए जब टॉर्क की इक्वेशन लिखी जाएगी तो वो कुछ इस तरह के फॉर्मेट में होगी जो कि लिखा जाएगा m1g इंटू एल साइन थीटा। दूसरे पार्टिकल के लिए m2g इंटू एल साइन थीटा। यहां पर कई बार स्टूडेंट ये सोचता है कि सर जब आप इस पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो लेंथ कम हो जाएगी, तो ध्यान दें इस तरह का केस आप माइंड में ना लाएं क्योंकि ये गलत होगा, क्योंकि आप जिस मोशन का डिस्कशन कर रहे हैं वो ट्रांसलेशनल है। इस केस में किसी भी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बेस पे जब उसके टॉर्क को लिखा जाएगा केवल उसके मास को गिनते हुए तो वो mig इंटू एल साइन थीटा ही लिखा जाएगा और इसका सिग्मा समेशन करने पर जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो होगा सिग्मा मास इंटू g इंटू एल साइन थीटा। और उस एक्सप्रेशन को ही मैंने डायरेक्ट माइनस mg एल साइन थीटा लिख दिया है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें अल्फा को थीटा से कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे इस लॉग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा। यहां पर ध्यान दें, लॉग एक रिजिड बॉडी है, ये एक सिलेंडर है। क्योंकि इस केस में ये लॉग ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो इसके सारे मास को सेंटर पे कंसंट्रेटेड कंसीडर करते हुए, इसे एक पार्टिकल के इक्वल कंसीडर करते हुए मैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस हिंज पॉइंट के अबाउट ml² लिखना चाहूंगा। यहां पर आप ध्यान दें कि किसी बॉडी के रिजिड होने के लिए
हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफर नहीं कराते हैं। अगर बॉडी रोटेशन कर रही होती तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरह लिया जाता, लेकिन इस केस में ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही है। यहां पर ट्रांसलेशन और रोटेशन के डिफरेंस को समझें कि अगर ये फ्रेम कुछ इस तरह से मोशन करे तो ये रोटेशन का एग्जाम्पल बनेगा, लेकिन अगर इस फ्रेम का मोशन इस तरह से है कि ये लेफ्ट में भी हॉरिजॉन्टल रहता है और राइट में भी, तो ये ट्रांसलेशन का केस बनेगा। और प्रेजेंट केस हम कंपेयर करके देख चुके हैं कि ट्रांसलेशन के केस में ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा जैसी कंडीशंस दी गई हैं। सो इनर्शिया को अगर उस हिंज पॉइंट के अबाउट m इंटू एल स्क्वायर अप्लाई किया जाए ट्रांसलेशन के लिए तो कुछ इस तरह का इक्वेशन हमें मिलेगा, और इसे सॉल्व करने पर अल्फा का वैल्यू हमें मिलेगा -g अपॉन l इंटू साइन थीटा। अब ध्यान दें, क्योंकि हम ये केस एक स्मॉल ऑसिलेशन के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बहुत छोटे एंगल के लिए साइन थीटा को थीटा कंसिडर करते हुए मेरा आउटकम कुछ इस तरह का बन जाएगा। और अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करूं तो ओमेगा का वैल्यू मुझे √g/l मिलेगा, और फाइनली टाइम पीरियड का वैल्यू स्मॉल ऑसिलेशन के लिए आएगा 2π/ω, यानी इसे पलटा के मैं लिख दे रहा हूं। सो ये बनेगा 2π√L/g। सो इस तरह से इस केस के लिए ओमेगा की वैल्यू की हेल्प से टी को फाइनली कैलकुलेट किया जा पाएगा। सो डायनेमिक्स से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है टॉर्क इक्वेशन बना के। ये एक एंगुलर एसएचएम का एग्जाम्पल है, इसमें अल्फा को थीटा से कनेक्ट करना पड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे बेहतर जिस पॉइंट पर आप ध्यान दें वो ये कि आप पहले ये समझें कि ये रोटेशन का केस है या ट्रांसलेशन का। किसी केस के रोटेशन या ट्रांसलेशन का होने की स्थिति में इनर्शिया पे फर्क पड़ता है। इसके ऑसिलेशन का मोड अगर एक स्ट्रिंग पर होता, यानी एक स्ट्रिंग से सेंटर से इस लॉग को बांधा गया होता और इसका मोशन रोटेशन पैटर्न में होता, तो अभी हम इस केस को रिजॉल्व करने के लिए आई की जगह सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाते। लेकिन ये ट्रांसलेशन का केस है, सभी पार्टिकल एक ही वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, तो सभी पार्टिकल पर अलग अलग इन्वेस्टिगेशन न करके उसके सेंटर ऑफ मास को ओवरऑल रिजल्टेंट मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।